मेरे लिए ये बड़ी इज्जत की बात है कि आपके सामने मुझे जो कुछ आज़ादी के आंदोलन के ज़माने में जो कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रीब्यूशन रहा है उसके ऊपर मैं जितनी भी इत्तलात मेरे पास हैं आपके सामने पेश करूँ। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना होगा कि जब भारत की आज़ादी के लिए कोई जिक्र ही नहीं करता था, अंग्रेज़ों की हुकूमत बिल्कुल पूरी तरह से हावी थी भारत पर, तब कार्ल मार्क्स ने 1853 में ये पेशीन गोई की कि एक ज़माना वो आएगा जब हिंदुस्तानी जनता इतनी स्ट्रांग मजबूत हो जाएगी कि वे अंग्रेज़ों के राज को उलट देगी। ये उन्होंने 1853 12 जुलाई 1853 में न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में लिखा। उसके बाद जब 1857 में गदर हुआ तो हिंदुस्तान ही में जो गदर के एरिया से बाहर लोग थे उनमें बहुत कम की हिम्मत थी कि गदर का साथ दें, इस विद्रोह की हिमायत करें। और इंग्लैंड में तो बहुत ही इसकी मुखालिफत हो रही थी, लेकिन कार्ल मार्क्स ने कई रिपोर्ट्स में इसको क्रांति बताया, इसको आज़ादी की लड़ाई बताई, ये उम्मीद जाहिर की कि ये फैलेगा। और जब ये नाकाम रहा, कदर नाकाम हुआ, तो जो अंग्रेज़ों के जुल्म थे हिंदुस्तानियों पे हुए सब कार्ल मार्क्स ने बयान किए। तो कार्ल मार्क्स भारत का बड़ा हमदर्द था, इसकी आज़ादी चाहते, और एक तरह से ये हमें कम्युनिस्ट को वर्षे में मिला। उसके दोस्त एंगल्स ने 1882 में कहा, जब कांग्रेस ही इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कायम नहीं हुई थी, तब उसने कहा कि भारत में एक क्रांति होगी जिसमें अंग्रेजों का overthrow होगा। और 1908 में लेनिन ने, जिन्होंने सबसे पहले जो रूस के इनकलाब के, रूस की क्रांति के लीडर थे हुए, उन्होंने 1908 में जो तिलक के अरेस्ट के बाद बंबई में हड़ताल हुई मजदूरों की, उस पे ये कहा था कि अब यूरोप के मजदूरों के बड़े साथी, बड़े कॉमरेड्स अब हिंदुस्तान के मजदूर बन रहे हैं। इसी में जो उस वक्त सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ने मिलकर सेकंड इंटरनेशनल कायम की थी, उसमें 1907 में स्टटगार्ट पर मादाम कामा ने भारत का पहला झंडा जो तिरंगा था, उसमें लाल, सफ़ेद और हरे रंग थे, उनको वहाँ लहराया। और इस तरह से इंटरनेशनल वर्कर्स, जो सबसे बड़ा उनकी तंजीम थी उस वक्त, ऑर्गेनाइजेशन था, उसने भारत की आज़ादी का झंडा लहराया। तो ये हमारी तहरीक का इतिहास था पहले, इससे पहले कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हो। दूसरा दौर आया जब 1917 में सोवियत क्रांति हुई, कॉमरेड लेनिन की लीडरशिप में, और उन्होंने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल स्थापित की। तो पहले मार्क्सिज्म उन लोगों में पहुंचा जो भारत के बाहर थे, जो क्रांतिकारी भारत के बाहर थे,
भारत में तो किसी कम्युनिस्ट लिटरेचर की, मार्क्सिस्ट लिटरेचर की इजाज़त ही नहीं थी आने की, अंग्रेज उसको आने ही नहीं देते थे। तो इसलिए एम एन रॉय जो एक क्रांतिकारी थे, भारत से भागे हुए थे, वो कम्युनिस्ट हुए और वो लेनिन से मिले। और अम, तो उनकी रहनुमाई में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद में कायम हुई। उसमें जो मेंबर थे वो एक खास किस्म के लोग थे जो फ्रंटियर के पठान थे, और वो इसलिए उधर अफगानिस्तान की साइड में गए थे कि वो अंग्रेज़ों की सरकार में नहीं रहना चाहते थे, अपने आप को मुहाजिर कहते थे। और अफगानिस्तान से जब वो निकाले गए तो भारत आने के बजाय वो सोवियत तुर्किस्तान चले गए, ताशकंद चले गए, जहां एम एन रॉय मिले और उनको कम्युनिस्ट बनाया उन्होंने। तो पहले कम्युनिस्ट भारत के ये मुहाजिर थे जिनकी मदद से ताशकंद में एक कम्युनिस्ट तंजीम कायम बनी, संगठन बना। जब ये लोग वापस आए तो इनको पकड़ा गया, इनके ट्रायल्स हुए, पेशावर कॉन्स्पिरेसी केसेस वो कहलाए, और इनको कई सालों की सजाएं दी गईं, जिसमें मोहम्मद अकबर खां तो ख़ास तौर से जिक्र है, वो इनके लीडर थे और 7 साल की उनको सज़ा हुई। तो कम्युनिस्ट का आंदोलन इन सज़ाओं से शुरू होता है। जो भारत की आज़ादी के लिए जो संघर्ष शुरू हुआ, उसमें अगर आप ये देखें कि जो लोग कैदी हुए अपनी तादाद के लिहाज से, उसमें कम्युनिस्टों की तादाद कितनी ज़्यादा है, प्रोपोर्शन कितना ज़्यादा है। अब पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस से भारत में मालूम हुआ, अंग्रेज़ों की ये कमज़ोरी थी कि उन्होंने जब ऐलान किया कि ऐसी साजिश हो रही है, कम्युनिस्ट हैं, ये पठान हैं, तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भारत में फैलना शुरू हुई। और 3 आदमियों का ख़ास तौर से इसमें जिक्र ज़रूरी है। मुजफ्फर अहमद बंगाल के थे, ऐसे डांगे महाराष्ट्र के, बम्बई के, और श्रृंगवाला चेटियार मद्रास के थे। तो इन तीनों ने अलग अलग काम करना शुरू किया, और उधर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने भी ये कॉल दिया कि जो कम्युनिस्ट भारत में हैं वो भारत की आज़ादी के लिए ये आंदोलन में शामिल हैं। और लेनिन का ख्याल था ख़ास तौर से कि जो बुर्जुआ डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं हिंदुस्तान में, उनसे मिलकर कम्युनिस्ट को काम करना चाहिए। लेकिन भारत की जो कांग्रेस पार्टी थी उस वक्त, वो बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं थी कि उसमें कम्युनिस्ट शामिल। आपको ये मालूम होगा कि शायद मालूम ना हो, जब 1924 में कॉमरेड लेनिन का इंतकाल हुआ, देहांत हुआ, तो वर्किंग कमेटी में या शायद एआईसीसी में ये एक रेजोल्यूशन आया कि उन पर कंडोलेंस का रेजोल्यूशन पास किया गया। काफ़ी लोगों ने इसका वोट दिया, लेकिन मेजॉरिटी ने इसको रद्द कर दिया, जिसमें गांधी जी खास तौर से शामिल थे। गांधी जी ने बड़ी मुखालिफत की कि ये एक नया इशू शुरू हो। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए कि कम्युनिस्टों की तरफ से कांग्रेस की लीडरशिप का क्या उस वक्त रवैया था। वो बिल्कुल उससे अलग रहना चाहते थे, लेनिन की कंडोलेंस भी नहीं पास करना चाहते। तो फिर कम्युनिस्ट ने कानपुर में कॉन्फ्रेंस की,
1925 में, इससे पहले कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस हो चुका था जिसमें मुजफ्फर अहमद और कुछ और कम्युनिस्ट जेल में भेजे गए थे। ये कॉन्फ्रेंस कानपुर में हुई। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हुई हिंदुस्तान में, भारत में, ताशकंद में हो चुकी थी पहले। इसमें यह एहतियात बरती गई कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नाम नहीं लिया गया कि हम उसका एक पार्ट हैं, ताकि अंग्रेज ये इल्ज़ाम न लगा सकें कि आप कोई बाहर की फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पे इनकी बात में आलोचना हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सही फैसला था। इसमें यह भी तय किया गया कि किसी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं हो सकता कोई कम्युनिस्ट, ना हिंदू महासभा का ना मुस्लिम लीग का। ये एक बहुत बड़ा और अच्छा फैसला था और इसको हमें बाद में याद रखना चाहिए था जब कम्युनिस्ट पार्टी ने इजाज़त दे दी कि मुसलमान कम्युनिस्ट मुस्लिम लीग के मेंबर हैं। कानपुर में हमने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। तो और ये तय हुआ कि भारत के या राष्ट्रीय आंदोलन में कम्युनिस्ट काम करेंगे, लेकिन अपनी हैसियत लेकर। उन्नीस 1928 में एक और फैसला लिया गया कि क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी पर बहुत नज़र थी अंग्रेज़ों की, इसलिए वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई गई। वो भी मार्क्सवाद को मानती थी, उसमें भी सब कम्युनिस्ट लीडर्स थे और काफ़ी वो फैली। और बड़ा उसका कमाल ये था कि जब 1928 में कांग्रेस हो रही थी, कांग्रेस का सेशन कलकत्ता में हो रहा था, तो एक बहुत बड़ी तादाद में मजदूर वहां पहुंचे। बाद लोग तो उनकी गिनती 50,000 बताते हैं। और कांग्रेस से कहा कि आप टोटल इंडिपेंडेंस, मुकम्मल आज़ादी के लिए आप मांग रखिए, आप डोमिनियन स्टेटस पे मत रुकिए। और इससे मुल्क को मालूम हुआ कि अब मजदूर वर्ग में शक्ति आ गई है हिंदुस्तान की। स्ट्राइक वगैरह तो होते थे, लेकिन राजनीतिक एक्शन, पॉलिटिकल एक्शन ये पहला था। और वो भी इसलिए था इंडियन नेशनल कांग्रेस ये तय करे कि हम भारत की कुल आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हमें डोमिनियन स्टेटस या लिमिटेड इंडिपेंडेंस, लिमिटेड फ्रीडम की कोई हमारी मांग नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसी जमाने में जेल में भगत सिंह ने भी कोई कम्युनिस्ट पार्टी को राय दी। उनके नोट्स भी बहुत अहम। मौत की तैयारी कर रहे थे, लेकिन क्या वो शख्स था कि उन्होंने कहा कॉम्प्रोमाइज भी होना चाहिए, उसकी भी जगह होना चाहिए, अल्टीमेट एम भी होना चाहिए सोशलिज्म, हर तरह के लोगों के साथ भी काम करना चाहिए, अलग अलग इश्यू। तो भगत सिंह ने भी मार्क्सिज्म और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक पैगाम छोड़ा। उधर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो इरविन गांधी अग्रीमेंट के बाद, गांधी इरविन अग्रीमेंट के बाद वो विड्रॉ हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी उससे सहमत नहीं थी। आजकल ये बहस हो सकती है कि उसे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। बहरहाल मैं उस वक्त की पोजीशन बता रहा हूँ। और उसी जमाने में आगे 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 लाइए लाइए, लाओ कहाँ गया फोन? हट मत, ला थप्पा मारो ना, हटो हटो।
केस पड़ जाएगा आज ना तुम्हारा टूट ही जाएगा। नहीं, शिरीन बीबी कहाँ से तो नहीं हो रहा है। हाँ हेलो, अब आ रही है आवाज मेरी? प्लीज कह दीजिए। शिरीन के यहाँ से हो रही है, ये कुत्ता उनका भौंक रहा है, क्या कर रहा है तो? सर आप कंटिन्यू कर सकते। जी अच्छा। इसी जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी पर भारत सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने बड़ा हमला किया, जो मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस कहलाता है 1929 में। उसमें पूरे भारत में 31 कम्युनिस्ट और ट्रेड यूनियन नेताओं को गिरफ्तार किया गया और एक बाद में हुए तो उसमें 3 अंग्रेज हमारे साथी थे, कॉमरेड्स थे, जिसमें ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की साजिश थी कि ये कहें कि कम्युनिस्टों की कोई बड़ी साजिश है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भी और हिंदुस्तान की बिजनेस के भी खिलाफ, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ है। और ये कोशिश करें कि कांग्रेस से ये कहलवाएं कि हम इसके साथ नहीं हैं। लेकिन मैं कांग्रेस के लीडर्स की तारीफ करता हूं इतनी कि वो इस धोखे में नहीं आए। उन्होंने मीरठ अक्यूज के लिए एक डिफेंस कमेटी बनाई जिसमें मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे और नेहरू और डॉक्टर अंसारी उसके मेंबर्स में थे। इसने ज़्यादा काम नहीं किया, कुछ मदद ही की, लेकिन ये जाहिर कर दिया कि हम ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं हैं, हम इन कम्युनिस्ट को गद्दार नहीं समझते। मैं इसके लिए इनकी दाद देना चाहता हूँ। अक्सर हम इन चीज़ों को, एहसानात कम्युनिस्ट तहरीक पे हुए, उसे भूल जाते हैं। विट्ठल भाई पटेल जो स्पीकर थे सेंट्रल असेंबली के, उन्होंने इंडियंस एक पब्लिक सेफ्टी बिल पे बहस नहीं होने दी कि जो मेरठ के अक्यूज्ड हैं उनका केस खराब होगा। आप समझिए कि आजकल के स्पीकर की पार्लियामेंट में ये बात होगी कि कम्युनिस्ट जो हैं मेरठ में, उनका केस खराब होगा अगर पब्लिक सेफ्टी बिल पे यहाँ बहस हुई। और जब उसको वोट के लिए आ गया तो उनके वोट से वो रिजेक्ट हो गया, फिर वायसरॉय को उसे डिक्लेयर करना पड़ा। तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में जो अंग्रेजों की साजिश थी वो पूरे देश में अब वाज़ेह हो गई कि कोई उन पे जो इल्ज़ामात लग रहे थे वो गलत थे। वो सियासी आंदोलन चला रहे थे, कोई कम्युनिस्ट पार्टी ने बगावत की कॉल नहीं दी थी, म्यूटिनी की कॉल नहीं दी थी, लेकिन फिर भी मेरठ अक्यूज को सजाएं हुई। हाई कोर्ट ने उनको कम कर दिया, लेकिन 1932 और 34 तक ज़्यादातर हमारे लीडर जेल में रहे। लेकिन मैं इसमें बताना चाहता हूं आपको कि इसमें ये कांग्रेस ने एहतियात बरती कि वो अंग्रेज़ों का बिल्कुल साथ न दें, और उन्होंने कभी इसमें अंग्रेज़ों को इसका साथ नहीं दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी पर बैन लगाया जाए। इस बीच में जब इतने लीडर हमारे जेल में थे तो कम्युनिस्ट आंदोलन कमज़ोर हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये जेल से रिहा हुए तो अब ये तय किया गया कि हमारी क्या पॉलिसी होना चाहिए। और इसमें बाहर की कम्युनिस्ट पार्टी, खासतौर से ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी का साथ था जिसने हमें करेक्ट किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों की मुखालिफत असली चीज़ है, अंग्रेज़ राज की। कांग्रेस से जो हमारे डिफरेंसेस हैं वो सेकेंडरी हैं। हमको असल में पहले भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहिए,
और सोशलिज्म का नारा देना चाहिए, लेकिन वो उस वक्त जब भारत आज़ाद हो जाए उसके लिए हम तैयारी करें। ये बात एक डॉक्यूमेंट में रखी गई जो आरपी दत्त, जिसके एक पहले ऑथर थे, उन्होंने ये पूरी राय रखी कि हमें किस तरह से इस पर एक्शन। हमारे एक और लीडर थे, उनका नाम मैं इस वक्त भूल रहा हूँ, जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में वो अंग्रेज थे, वो भी इस डॉक्यूमेंट में शामिल थे। तो उन्होंने ये राय दी कि हमें आज़ादी की लड़ाई में शामिल होना चाहिए। ब्रैडले ब्रैडले अब मैं 91 साल का हो गया हूँ तो भूल जाता हूँ, अपना नाम भी कभी भूल जाऊंगा। बेन ब्रैडले, और मुझे ये फख्र है कि मैं बेन ब्रैडले साहब और आरपी दत्त दोनों के दर्शन कर चुका हूँ। तो अब कांग्रेस के कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जरिए और कभी कभी डायरेक्टली कांग्रेस में काम करना शुरू किया, और जो भी कांग्रेस की तहरीकें हुई, आंदोलन हुए, उसमें वो उनके साथ जेल गए। और इसी जमाने में हमारे जितने बड़े लीडर्स थे, उन्होंने उनके करियर में, खासतौर से ये जो साल हैं 1932 से लेकर 1942 तक, वो बहुत अहम है। बराबर कांग्रेस की हर तहरीक में, हर आंदोलन में जेल में गए। मैं अपने जिले में जानता हूँ, जब गांधी जी ने हरिजन कैंपेन चलाई तो हमें उससे पूरी तरह से हम सहमत नहीं थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत फंक्शनरीज जो कांग्रेस में काम करते थे, वो उस हरिजन कैंपेन में एक एक गांव पहुंचे, वहां जम के बैठे, वहां काम किया। दलित लोगों में आमतौर से उस वक्त वो हरिजन ही कहलाते थे, कांग्रेस की जबान में, हमारी जबान में भी हरिजन ही कहलाते। अब इसको बुरा माना जाता है, लेकिन ये तो अब वक्त की बात है। पढ़ाया उनको, कांग्रेस में लाए और कम्युनिस्ट पार्टी में लाए। तो ये वो पीरियड है जब मैं समझता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी बड़ी मेंबरशिप हुई। पहले सिर्फ सैकड़ों में थी, अब हजारों में हो गई, 3000 4000 तक कोई सैनिक में पहुंच गई। हम लेफ्ट में इम्पोर्टेंट थे, हमारे लीडर्स थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का में भी दाखिल हो गए थे। और सबसे बड़ी सफलता यही, गांधी जी बार बार कहते थे कि सोशलिस्ट आ गए हैं, सोशलिज्म फैल रहा है कांग्रेस में। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो ये कहा कि क्योंकि लेफ्टिस्ट बहुत आ गए हैं कांग्रेस में, सोशलिस्ट आ गए हैं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। हालांकि उनकी लीडरशिप रही, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहकर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया कि इसमें लेफ्टिस्ट बहुत आ गए। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये हुई कि जब सुभाष बोस फिर से अपनी प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़े हुए, जनवरी 1939 में जब इलेक्शन हुआ, तो वो गांधी जी ने उनकी मुखालिफत की, लेकिन तभी सीतारमैया और उनके खिलाफ कैंडिडेट हुए, लेकिन सुभाष बोस जीत गए। बहरहाल क्योंकि कांग्रेस में अक्सरियत गांधी जी के ही सपोर्टर्स की थी, इसलिए सुभाष बोस अपने नहीं रह चुके प्रेसिडेंट, उन्हें रिजाइन करना पड़ा। और उसके बाद लेफ्ट की पोजीशन कमज़ोर होती गई, क्योंकि कुछ कांग्रेस सोशलिस्ट कम्युनिस्ट से अलग हो गए। एम एन रॉय वाले अंग्रेज़ों के साथ चले गए, एम एन रॉय के जो लेफ्टिस्ट थे। जब लड़ाई शुरू हुई और कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्याग्रह की, अपने स्टेट गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिज़ाइन करके सत्याग्रह की, और कोई 20,000 जेल में गए, तो गवर्नमेंट का एस्टिमेट यह था कि उनमें से 3,000 कम्युनिस्ट। और
बहुत से कांग्रेस के लोग कम्युनिस्ट इस पीरियड में बनाए गए 1939 और 42 में, जब तक ये जेल में हमारे लीडर्स। जब ये रूस पर हमला हुआ तो अंग्रेजों ने कांग्रेसी और कम्युनिस्ट दोनों को छोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस की पॉलिसी ये हुई कि हम अब मौका है जिसमें पंडित नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उन्होंने उसकी मुखालिफत की लेकिन बाद में सर झुका लिया और क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुई। कम्युनिस्ट पार्टी छोटी थी लेकिन जितने भी मेंबर एआईसीसी के थे उन्होंने उसका विरोध किया, और मैं ये समझता हूं कि इसमें हमको शर्म नहीं लाना चाहिए कि हमने क्यों विरोध किया। पंडित नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद भी इसके खिलाफ थे, जब अब सब रिकॉर्ड से मालूम होता है, लेकिन गांधी जी के असर इतना ज़्यादा था और अक्सरियत ऐसी थी वर्किंग कमेटी के, गांधी जी ने इन दोनों से कहा कि आप कांग्रेस से निकल जाइए अगर आप साथ में हैं। और पंडित नेहरू ने खुद बाद में लिखा है कि मुझे अफसोस है, नेशनलिज्म वन ओवर इंटरनेशनलिज्म। हमारी देश की ही मोहब्बत जो थी वो हमारी दुनिया पे जो जिम्मेदारी थी उससे हमें आगे ले गई, और बहुत अपॉर्चुनिस्टिक था कि जापान खड़ा हुआ है बॉर्डर पर, अगर उस वक्त क्विट इंडिया रेजोल्यूशन करोगे तो अंग्रेज मजबूर हो जाएंगे। भाई ये भूल गए कि अंग्रेजों को क्या फर्क पड़ता है जापानी हो या हिंदुस्तानी हो, अगर हिंदुस्तान उनके हाथ से निकल गया तो जाहिर है उन्होंने क्विट इंडिया को सप्रेस कर दिया, पूरी फौज लगा दी, जब आसाम बॉर्डर से ले आए और बहुत ही जुल्म किया उन्होंने। कम्युनिस्ट पार्टी ने उन जुल्म की मुखालिफत की और हमेशा ये नारा दिया कि कांग्रेस के लीडर्स को फौरन रिहा कीजिए। और कभी भी ये जितने इल्जामात बीजेपी वाले लगाते हैं बिल्कुल गलत हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी कांग्रेस के से विरोध नहीं किया। इस वक्त हमेशा ये कहा कि उन्हें आज़ाद किया जाए। ये आरएसएस बताए कि इन्होंने कब ये कहा कि कांग्रेस वालों को आज़ाद किया जाए, जो क्विट इंडिया में जेल में गए वो छोड़े जाएं, जो कम्युनिस्ट पार्टी हर वक्त कहती रही। ये बताएं इन्होंने क्या किया। ये तो बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ रहे। गवर्नमेंट ने कहा कि आप अब लड़ाई हो रही है, आप परेड बंद कर दीजिए, इन्होंने परेड बंद कर दी, अपनी यूनिफॉर्म बदल दिया। तो इन्होंने जिस तरह से सर झुकाया उसके बाद इनका क्या मुंह है कि कम्युनिस्ट से कहें। कम्युनिस्ट ने कभी सर नहीं झुकाया। हमारी असल में दिक्कत जो शुरू हुई वो कम्युनल प्रॉब्लम है। 1938 में सावरकर नेशन थ्योरी रखी। 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया। पाकिस्तान का नाम नहीं था लेकिन उसी बिना पर पाकिस्तान की डिमांड हुई, लाहौर रेजोल्यूशन। तकसीम हमारी उससे नहीं हुई, लेकिन तकसीम ये हो गई कि मुस्लिम लीग और उसके साथी जो भी दोस्ती पार्टियां थीं, कुछ छोटे ग्रुप्स थे जो पाकिस्तान के स्लोगन में साथ हो गए, और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में अक्सरियत वोटर्स की मुस्लिम लीग के साथ हो गई। हालांकि हिंदुस्तान को तो कोई, हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं अब जो हिंदुस्तान है उनको तो पाकिस्तान से कोई गेन होने वाला नहीं वाला। तो ऐसी हालत में कम्युनिस्ट पार्टी क्या पोजीशन लेती? हमने ये कोशिश की कि जिस तरह कांग्रेस में कम्युनिस्ट गए थे ऐसे ही मुस्लिम लीग में भी जाएं और उनका कम्युनलिज्म कम करें। ये बात तो बहुत अच्छी थी, समझ में आती थी, लेकिन हुआ ये कि जो कम्युनिस्ट मुस्लिम लीग में गए वो फिर वहीं जाकर फंस गए। दूसरे ये कि हमने ये गलती की कि हम ये समझे थे कि जितनी लिंग्विस्टिक रीजन्स हैं वो नेशनैलिटीज हैं। भारत का मुल्क जो है इसकी नेशनैलिटीज को आज़ादी होना चाहिए कि वो इसमें ज्वाइन करें या ना करें।
हमने बिल्कुल स्टालिन का एक आर्टिकल पैम्फलेट था नेशनैलिटीज पर, उसको गलत इंटरप्रेट किया। कोई हिंदुस्तान में ऐसी नेशनैलिटी नहीं थी जो ये कहे कि हम हिंदुस्तान से अलग होना चाहते हैं, सिवाय द्राविड़ा कज़गम के। तो इस हालत में जो कॉमरेड जी अधिकारी ने मजमून लिखे और वो पार्टी ने छापे, वो उनका बहुत बुरा असर हुआ और ये समझा गया कि हम पाकिस्तान के नोशन के खिलाफ के साथ हैं। लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि राजनी पामदत्त, जिनका पहले मैं आर्टिकल का जिक्र कर चुका हूँ, उनका और ब्रैडले का, उनका बहुत अच्छा रोल रहा। वो भारत आए, यहाँ हमारे लीडर्स को समझाया उन्होंने कि पाकिस्तान का स्लोगन का साथ नहीं देना चाहिए। उन्होंने एक किताब, उनकी नया एडिशन निकाला इंडिया टुडे का, उसमें बहुत साफ लिखा प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के चैप्टर में, आज भी पढ़ने के काबिल है वो। और नतीजा ये हुआ कि हमने फिर सही पोजीशन ली और अगस्त 1946 में ये साफ कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं। इसलिए ये इल्ज़ाम जो हम पर लगाया जाता है कि हम पाकिस्तान के साथ थे, हम मुस्लिम लीग के साथ चले गए, ये बिल्कुल गलत है। हमें इसमें कोई आड़ नहीं है कहने का कि हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी के साथ थे। हम नहीं चाहते थे कि दोनों कम्युनिटीज़ में तकसीम हो। हमने गलतियां की, हम मानते हैं। 46 में हमें, अगर हम नेशनलिटीज़ भी चाहते थे तो हमें ये नहीं था कि हम मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मुस्लिम लीग का साथ दें और जनरल में कांग्रेस का। हमको कम से कम कांग्रेस, जो इंडियन प्रोविंसेस होने वाले थे, जो पंजाब से अलग थे, वहाँ तो सिर्फ कांग्रेस का साथ देना चाहिए था या खुद अपने कैंडिडेट्स खड़े करते। तो टैक्टिकल गलतियां तो हो सकती हैं, हर पार्टी से होती हैं, लेकिन असली चीज़ यह है कि हमने पाकिस्तान का नारा रिजेक्ट किया और हमने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए पूरी तरह से कोशिश की। हम इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष बोस ने बनाई थी, हम उसके खिलाफ थे जब वो लड़ रहे थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि जापानीज इंपीरियलिज्म का कोई साथ दें। लेकिन जब उनको कैद किया गया और उन पर जुल्म हुआ, तो आईएनए के सपोर्टर्स में हम लोग सबसे आगे थे, चाहे वो कैलकाटा हो चाहे बम्बई हो। तो आईएनए ट्रायल्स में कम्युनिस्ट के सपोर्ट में, आईएनए के लोगों में न सिर्फ कांग्रेस बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी का भी बड़ा हाथ रहा, पैम्फलेट्स भी निकले। इसी तरह रेट की जब रिवोल्ट हुआ तो हमने रेटिंग्स का पूरा साथ दिया 1946। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आज़ादी के करीब कम्यूनल रायट शुरू हुए, मारधाड़ शुरू हुई, हिंदुओं ने मुसलमानों को, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारना शुरू किया, सिख भी थे बेचारे, उनको भी मारा गया और उन्होंने भी मारा। तो नेशनलिज्म का क्या मांग थी? ये मांग थी कि खुली छोड़ दो, जो चाहे जिसे मारे। ये मांग थी कि इसे रोका जाए। तो मैं समझता हूं कि गांधी जी और पंडित नेहरू के बाद अगर किसी का रोल इसमें रहा साफ, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी का था। हमारे जो ऑथर्स थे, राजेंद्र सिंह बेदी, किशन चंद्र, मंटो, इनकी कहानियां पढ़ लीजिए। और गांधी जी का जब वो बिहार, लखनऊ, अकली, बिहार और दिल्ली में आए, खासतौर से जब वो दिल्ली में आए, तो उनका साथ सबसे ज्यादा कम्युनिस्टों ने दिए। उन्हें कहीं हड़ताल हो रही थी, मुझे अभी तक याद है, गांधी जी ने कहा भाई यहाँ कत्लेआम हो रहा है, आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, हड़ताल वापस ले ली।
जो बड़ा 1 लाख का जुलूस निकला गांधी जी के बराबर व्रत के सपोर्ट में, उसमें कम्युनिस्टों के झंडे थे, कांग्रेस के भी थे, कांग्रेस का बड़ा ज्यादा असर था हमसे। तो जो राष्ट्रवाद असली है, लोगों की सेवा, इंसानियत की खिदमत, वो ठीक है गांधी जी ने तो दिखाई, लेकिन हम भी उस मैदान में थे। और ये पूछा जाए मोदी जी से और उनके साथियों से कि आप कहाँ थे, आपने किस मुसलमान को कत्ल होने से रोका, आपने तो ये भी दस्तखत नहीं किए गोलवलकर साहब ने जब गांधी जी ने कहा कि ये दस्तखत कर दो तुम और इसे इशू कर दो क्या मुसलमानों का कत्लेआम बंद हो, नहीं किया, जिसका मतलब था कि आप चाहते थे कि और मारपीट हो। तो हमसे जो हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें हमारी क्रेडिट साइड में मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम 1947 और 48 में इंसानियत के लिए खड़े, हमने कोई कंसेशन नहीं दिया। तो आज मैं इस बात से ख़त्म करना चाहता हूँ कि जब भारत की आज़ादी के 75 साल मनाए जा रहे हैं तो एक बैलेंस शीट हो, हुजूर आपने क्या किया, आप जो सरकार की तरफ से 75 साल मना रहे हैं और दुनिया भर की बात करें, आप कहाँ थे, आप बताइए मेरठ कॉन्स्पिरेसी के हिसाब पे कभी हुई, आप बताइए आपने गांधी जी का क्या साथ दिया, आप बताइए गांधी जी के मर्डर पे मिठाई बांटने वाले कौन थे, इसका सबका जवाब दीजिए। बहुत शुक्रिया।